नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है, लिटल रुपीस 1,70,000 यानी कि 1,70,000 की पूंजी के साथ, यानी इतना इन्वेस्टमेंट के साथ, यानी इतना कैपिटल के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, यानी कि वन बिजनेस स्टार्ट करता है। उससे पहले वर्ष के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर 4% की हानि होती है, 4% का लॉस होता है, 4% का लॉस होता है। लेकिन वह अपने शेष निवेश पर, यानी कि रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट पर, ऑन रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट दूसरे वर्ष के दौरान, यानी ड्यूरिंग सेकंड ईयर 5% का लाभ अर्जित करता है, तो 5% का गेन अर्न करता है। यानी कि रिकवर करता है। अंत में, यानी कि एंड में, फाइनली वह तीसरे वर्ष के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग थर्ड ईयर अपनी नई पूंजी पर, यानी कि अपना नया इन्वेस्टमेंट पर, यानी कि नया कैपिटल पर और न्यू कैपिटल 25% का लाभ अर्जित करता है, 25% का प्रॉफिट अर्न करता है, यानी गेट करता है, रिसीव करता है। तो पूछा है कि 3 वर्ष के अंत में, यानी कि एट द एंड ऑफ 3 इयर्स उसका कुल लाभ ज्ञात करें, यानी कि उस टोटल प्रॉफिट फाइंड कीजिए। और ऑप्शन ऐसा दिया है। देखो यहाँ पर जो दिया है उसको ही समझना पड़ेगा, जो गिवन है उसको लिख के समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर, देखो ये जो बंदा है ये 1,70,000 की पूंजी के साथ, यानी इतना इन्वेस्टमेंट के साथ व्यवसाय शुरू करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है। देखो ये देखो ये लिटल है। ये 1,70,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है। उससे पहले वर्ष के दौरान 4% की हानि होती है। देखो पहले वर्ष के दौरान उससे 4% हानि होती। हानि मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस। फर्स्ट ईयर में उसको 4% का लॉस होता है, 4% का हानि होता है, 4% हानि होता है। तो ऐसा होने पर क्या होता है? ऐसा होने पर सीधी सी बात है कि ये पैसा घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन कितना बन जाएगा वो हमें निकालने की जरूरत है। मतलब क्या, यहाँ पर हमें नया मनी मिलेगा, ये चेंज हो जाएगा, घट जाएगा, नया मनी मिलेगा, चेंज होकर पैसा मिले, हमारे पास बचेगा, रहेगा। आगे क्या होता है? तो आगे देखो, लेकिन वह अपने शेष निवेश पर, मतलब देखो यहाँ पर पैसा जो बचा हुआ उस पर दूसरे वर्ष के दौरान सेकंड ईयर के दरमियान, ड्यूरिंग सेकंड ईयर 5% का लाभ होता है। देखो 5% का लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस, गेन मतलब प्लस,
5% का लाभ होता है, 5% का लाभ है दूसरे वर्ष के दौरान। मतलब क्या, लाभ हुआ मतलब पैसा कमाया, यानी कि वो पैसा इसमें ऐड होगा, यानी कि नया अपडेट होके मनी निकलेगा, नया अपडेट होके मनी निकलेगा। मतलब यहाँ पर वापस हमें नया मनी मिलेगा, मतलब हमारे पास अगेन दूसरा पैसा निकलेगा, कुल पैसा हमारे पास होगा। अगेन क्या होता है, तो तीसरे वर्ष के दौरान ड्यूरिंग थर्ड ईयर देखो शेष निवेश मानी यहाँ पर पैसा होगा, तो इस पर क्या होता है, उसको ये लिटल यानी बंदा को देखो तीसरा वर्ष का जब थर्ड ईयर के दौरान ड्यूरिंग थर्ड ईयर देखो 5 देखो इधर लिख दिया है, ये नहीं आगे नए पूंजी पर 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ है, 25% प्रॉफिट होता है, 25% प्रॉफिट होता है, इतना परसेंट प्रॉफिट होता है ये। तो इसी के साथ देखो यहाँ पर उसके खाते में नया मनी आ जाएगा, मतलब प्रॉफिट हुआ इस पर कमाए कुछ पैसा, यानी कि दूसरा मतलब देखो ये ऐड होके आएगा, मतलब ऐसा सिस्टम यहाँ पर रहा है, ऐसा सिस्टम रहा है। मतलब क्या, जैसे हानि हुआ जैसे लाभ हुआ जैसे लाभ, तो क्या पैसा अपडेट होते रहेगा, चेंज होते रहेगा, अपडेट होके रहेगा, बदलते रहेगा। तो आगे बोला है कि 3 वर्ष के अंत में यानी आफ्टर 3 इयर्स देखो उसके पास कुल कितना पैसा रहता है, तो उसके पास कुल पैसा रहता है देखो यहाँ पर देखो वही हमें निकालना है, वही हमें निकालना है, यहाँ का पैसा हमें निकालना है, यहाँ का पैसा निकालना है। मतलब क्या, ये जो लिखा है इसके पास शुरुआत में इनिशियली 1,70,000 पैसा था, 1,70,000 मनी था, 1,70,000 मनी था। अब आगे क्या हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, तो ओवरऑल लास्ट में पैसा कितना होगा उसके पास, ये पैसा कितना बन जाएगा, कितना हो जाएगा 3 वर्ष के दौरान, मतलब ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा वो पूछा है, ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा वो पूछा है। यहाँ का मनी निकालना ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर हम देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करेंगे। तो पहले हम ये माइनस का 4 पर इसका हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं, माइनस का 4 इसका हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं। तो पहले 4% मतलब देखो कितना ये होता है बट्टा में 100, हम डायरेक्ट लिखें ये होगा 4 नीचे 100 है 25, 1/25 होता ये 1/25। देखो 4% का भिन्न मान यानी फ्रैक्शन में वैल्यू 1/25 होता है, 1/25, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा, एक्शन के साइड माइनस का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए यानी कि 25 में से हमें 1 घटाना है, दिन हमें मिलेगा 24/25। देखो 25 में 1 घटा हमें ऊपर में 24 मिला, मतलब एक्शन करके जो मिला वो ऊपर में लिखना है और नीचे वाला ऐसे रहेगा, मतलब 24/25 है, क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 24/25 ये क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसका, -4% का, -4% का। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर ऐसा समझना है, यहाँ पर हम पर्टिकुलर ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ पर हम पर्टिकुलर ऐसा समझ सकते हैं, मतलब क्या 25 का सामान हमने 1 रुपया हानि बेचा, इसलिए सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा 24, 1 घट जाएगा, ये समझना। तो ये क्या हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ना अब हम आगे निकालेंगे ये +5% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, +5% का मल्टीप्लाइंग। तो पहले देखो 5% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 5 मतलब 5 के नीचे में 100 यानी कि 20 में यानी कि 1/20 मिलेगा, 1/20 मिलेगा, 1/20 मिलेगा। 5 मतलब 1/20 होता है, 1/20 होता है, 20 में बराबर है। अब यहाँ पर प्लस लगा यहाँ, यानी कि यहाँ पर एक्शन प्लस आएगा, यानी 20 में 1 जोड़ने हमें मिलेगा 21 और बट्टे में ये 20 आएगा, 20 + 1 21, ऊपर में 21 आएगा और नीचे में 20 आए। देखो ये हमने कई बार बताया, इसलिए हम डिटेल में बताएंगे, अब स्पीड में हम बता, इसलिए आपको पार्ट वाइज देखना है, क्रमानुसार ही देखना है। देखो यहाँ पर 21/20 ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसका,
ये प्लस का 5% का। अब हम निकालेंगे ये प्लस 25% का मल्टीप्लाई पर प्लस 25% का मल्टीप्लाई। पहले देखो 25% होता है 25 चौका 100 मतलब 1/4 1/4। अब यहाँ प्लस यहाँ पर प्लस मतलब ये बन जाए 4 और 1 यानी 5/4। मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 5/4 में 1 जोड़ा तो ऊपर में 5 आएगा और नीचे में 4। ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका प्लस 25%। ना हमें क्या निकालना, हमें निकालना है ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर किससे निकलता है, कैसे निकलता है, हाउ टू गेट हमें कैसे मिलेगा। तो उसके लिए ये सभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स का गुणा कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। जो निकलेगा वो ही ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, वो ही हमारा ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो ही हमारा ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। देन आगे इसको हल करना पड़ेगा। इक्वल बराबर। तो यहाँ पर पहले तो जो कुछ भी ऊपर नीचे कटता है उसको काट सकते हैं हम। तो पहले काटेंगे, देखो 20 मतलब देखो 5 चौके 20 होता है, देखो 5 चौके 20, आगे 4 सिंह 24 होता है, 4 सिंह 24, 4 संगे 24 होता है। अब आगे देखो 2 कटेगा, देखो ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 2 कट गया। अब ऊपर में बचा है 21 तिया 63 63। नीचे में कितना बचा, नीचे में बचा है देखो 25 दूनी 50 बचा है, 25 दूनी 50 बचा है। मतलब हमें ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिला, ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिला 63/50, 63/50। तो इसका मीनिंग क्या है, ये हमें निकाल, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका मीनिंग यानी मीन्स ये होगा कि लिटल के पास शुरुआत में पैसा नहीं, इनिशियली पैसा यूनिट्स में 50 था, वो 3 वर्ष के बाद आफ्टर 3 इयर्स 63 हो गया। देखो वापस इसका मीनिंग ये होता है कि लिटल के पास शुरुआत में 50 यूनिट पैसा था, 3 वर्ष के बाद 63 में पैसा 63 यूनिट्स पैसा हो गया। देखो यहाँ पर हमने गलत बोला था, सॉरी, देखो यहाँ पर हमने गलत बोला। देखो यहाँ पर हमें 3 वर्ष के बाद पैसा नहीं निकालना है, यहाँ का पैसा नहीं हमें पूछा है। देखो यहाँ पर देखो यहाँ का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो देखो मतलब वो रियल में नहीं निकल, देखो ये हमने गलत बोल दिया, ये नहीं हमें पूछा है, यहाँ पर हमें लाभ पूछा है, प्रॉफिट पूछा है। यहाँ का जो निकलेगा वो तो 3 साल के बाद का कुल पैसा निकलेगा, यहाँ पर जो होगा वो 3 साल के बाद का कुल पैसा होगा। कुल पैसा यहाँ पर हमें नहीं निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है लाभ निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, लाभ निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो वो अलग होगा, यानी कि ये नहीं निकालना, ये लाभ निकालना है। तो कैसे निकले इसको हमें समझ लिया, मतलब क्या, अब हमें रियल के साथ खेलना पड़ेगा, हमें रियल आंसर निकालना है, तो अब हमें रियल के साथ खेलना पड़ेगा। तो सवाल में देखो हमें रियल में क्या दिया है, तो हमें रियल में दिया है 1,70,000। ना ये 1,70,000 क्या है, व्हाट इज दिस, ये है 50 यूनिट का वैल्यू, 50 यूनिट का वैल्यू ये 1,70,000, ये 50 यूनिट का वैल्यू हमें
1,70,000। ना हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है, आउट करना है 3 साल के बाद कुल कितना लाभ हुआ है वो निकालना है। आफ्टर टोटल प्रॉफिट हमें निकालना है। तो देखो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो 50 रुपया 3 साल के बाद कैसे बन गया, 50 रुपया 3 साल के बाद कैसे बन गया, मतलब बढ़ा कितना है, जो बढ़ा वो ही प्रॉफिट है, फायदा है, एडवांटेज है। जो बढ़ा इंक्रीज हुआ वो ही लाभ है, प्रॉफिट है। तो 83 में से 50 को माइनस कर देना, वी गेट 60, यानी देखो 60 और 13, यानी कि हमें 13 यूनिट का वैल्यू पूछा है। 13 यूनिट का वैल्यू पूछा है, मतलब हमें 50 रुपया वैल्यू दिया है और हमें 13 यूनिट का वैल्यू निकालना है, वो ही हमारा उत्तर होगा, जवाब होगा। तो पहले इसको हल करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर हमें 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब क्या, ये 1,70,000 में हमें 50 से भाग देना पड़ेगा, 1,70,000 में 50 से भाग देना पड़ेगा, 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले देखो ये 0 0 चला गया, अब इस जो बचा है उसमें 5 से भाग देना, देखो यहाँ पर 5 तिया, देखो 5 तिया 15 होता है, आगे 17 में से 15 गया 2, 20, यानी 5 चौके 20, 2 शून्य लगा पीछे, यानी कि जो 17,000 है, ये 17,000 है, ये 5 का देखो ये 3400 गुना ये 3400 गुना ये 3400 गुना ये, यानी ये 1,70,000 50 का भी 3400 गुना ही। देखो वापस इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। देखो पहला ये 17,000 5 का 3400 गुना, आगे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो 1,70,000 ये 50 का 3400 गुना, गुना तो सेम ही रहेगा, टाइम्स को सेम ही रहेगा, बदलेगा। इन शॉर्ट 3400 आया भागफल क्वेश्चन, ये क्या है, 1 का वैल्यू है, 1 का वैल्यू ना हमें निकालना है 13 यूनिट का वैल्यू। यदि ये निकालना हो तो हमें उसके लिए ये 1 इनकी वैल्यू के साथ 1 की वैल्यू कितनी 3400 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3400 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3400 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो निकला वही हमारा उत्तर, यानी वही हमारा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वही हमारा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर अब गुणा करना पड़ेगा। तो पहली बात ये शून्य तो एंड में आएगा ही, ये शून्य एंड में तो आएगा ही, देखो शून्य के 2 शून्य आएगा, 2 शून्य एंड में, 2 शून्य एंड में, 2 शून्य एंड में, 2 शून्य एंड में। अब देखो देखो 3 चौके 12, मतलब देखो हमारा ऑप्शन से काम बनेगा नहीं। देखो ये 2 शून्य तो आएगा ही आएगा में, सभी ऑप्शन देखो इस बार पेपर सेटर में शॉर्टकट में कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर वो हमें पूरा गुणा करवाना चाहे, वो हमें पूरा गुणा करवाना चाहिए। कैसे देखो 2 शून्य एंड में आएगा, सभी में 2 शून्य एंड में, देखो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसलिए हमें आगे जाना पड़ेगा। अब हम देखेंगे यूनिट डिजिट को, इकाई के अंदर। देखो यहाँ पर 3 है 4 है, तो गुणा करो इसका, 4 यूनिट इसका गुणा करो, देन 4 तिया 12, तो 12 में एंड में 2 होता है, तो सभी में 2 है, देखो सभी में एंड में 2 है, देखो सभी में एंड में 2 है, इसलिए यहाँ से हम शॉर्टकट में आंसर को पकड़ नहीं सकते, मतलब हमें पूरा गुणा करना पड़ेगा, कंप्लीट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो गुणा करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। तो करना है 34 गुणा 13, तो 13 को पहले आप लिखो 10 प्लस 3, और इसका गुणा करना है 34 के साथ। ध्यान देखो 34 गुणा 10 ये होता है 340, प्लस 34 कितना होता है, 34 कितना होगा, तो देखो इसको भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 34 मतलब देखो 30 प्लस 30 प्लस 4, 34 मतलब करना है, 34 मतलब 30 प्लस 4, यानी 3 का गुणा 30 में, 3 का गुणा 4 में,
तीन चौके 12, 30 या 90, 90 प्लस 12 कितना होता है? ये 100, 102, 102 मीन्स दैट 34 गुना 3 102 होता है। जोड़ो, ऐड करो। ध्यान 2 प्लस 0 2 आएगा, आएगा ये तो आने वाला ही था, आने वाला ही था। तो 4 प्लस 0 4, लास्ट में 3 प्लस 1 4 आए, 4 आए, यानी कि ये 34 गुना 13 होता है 442, यानी कि 13 यूनिट का वैल्यू निकला है 44,200, 44,200। यानी लिटल इसको ओवरऑल लाभ यानी कि टोटल प्रॉफिट, होल प्रॉफिट कितना रुपये का हुआ, ये हमारा उत्तर है। जवाब 44,200, 44,200, 44,200। ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, ए ने एक साइकिल खरीदी, ए ने 1 साइकिल परचेस किया, बाय किया, और उसे बी को ₹1000 के लाभ पर बेच दिया, यानी 1000 के प्रॉफिट पर सेल कर दिया। बी ने इसे सी को 5% हानि पर बेचा, 5% लॉस पर सेल किया। सी ने इसे डी को 10% लाभ पर, 10% प्रॉफिट पर, एट 10% प्रॉफिट ऑन 10% गेन ₹10,850 में बेचा, 10,450 में सेल। यदि इफ अगर डी ने सीधे, डी ने डायरेक्टली वहां से साइकिल खरीदी होती, यानी कि वहां से साइकिल परचेस किया होता, जहां वेर ए ने खरीदा था, ए ने परचेस किया था, तो देन उसे कितनी राशि रुपया में, इन रुपये, मतलब ये जो ऑप्शन दिया है वो रुपया इंडिकेट कर, मनी दर्शा कितनी राशि की बचत होती है, यानी कितना अमाउंट का सेविंग होता है, कितना पैसा बचता है, सेव होता है, वो निकालने को बोला। और ये रहा ऑप्शन विकल्प। तो देखो पहले तो देखो यहाँ पर देखो ये ए है, देखो ये ए, कौन है ए, कौन है ए, ए जो है साइकिल खरीदता है, ए कहीं से खरीद के लाया साइकिल को, बाइसिकल साइकिल को कहीं से खरीद के लाया होगा, कितना में खरीद के लाया वो हमें मालूम। अब क्या करता है, ये जो ए है ये बी को 10,000 के लाभ पर बेचा। देखो 10,000 नहीं 1,000 के लाभ पर बेचता है, 1000 के प्रॉफिट पर सेल कर, देखो परसेंट नहीं है, रियल वैल्यू दिया है, 1000 के लाभ पर बेचता है, लाभ मतलब प्लस 1000 के लाभ पर बी को बेचता है, मतलब 1000 रुपये ज्यादा में बेचता है, 1000 रुपीज एक्स्ट्रा में सेल करता है, मोर में सेल करता है, किसको, बी को, ए बी को बेचता है। आगे बोला है कि ये जो बी है वो साइकिल अपने पास नहीं रखता है, वो आगे ट्रांसफर करता है, बी बेचता है सी को, बी बेचता है सी को साइकिल 5% हानि पर, देखो 5% लॉस पर, 5% हानि पर सी को बेचता है। सी भी अपने पास साइकिल नहीं रखता है, वो भी बेचता है, सी बेचता है, देखो डी को, सी ने इसे डी को 10% लाभ पर, देखो 10% लाभ पर 10% प्रॉफिट बेचता है। ये जो सी है साइकिल को डी को 10% प्रॉफिट में बेचता है, प्रॉफिट मतलब बेचता है,
कितना रुपए में बेचा है? तो डी को बेचा है 10,450 में, 10,450, 10,450, 10,450 में डी को बेचता है, सी डी को बेचता है ये। तो हमें ऐसा ऐसा पूछा है, ऐसा ऐसा पूछा ये, तो वो हम बाद में निकालें, बाद में समझे। पहले यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले यहाँ पर हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये ए साइकिल को कितने रुपये में खरीद के लाया था। ये जो ए है वो साइकिल को कितना रुपये में खरीद के लाया था वो निकालना पड़ेगा। कितना पैसा में, कितना मनी में परचेस करके लाया था, बाई करके लाया था, वो निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा? तो उसके लिए देखो ये सभी सेम क्वेश्चन है, एक ही टाइप का सभी सवाल, इसे हम डिटेल में अब बताएंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये 2% है, एक माइनस का 5%, एक प्लस का 10%, इस पर हम देखो क्या लगा है, मतलब इसका हम ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे, ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। तो पहले हम ये दोनों का पार्टिकुलर मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे, पार्टिकुलर मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। तो पहले हम -5% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। तो 5% मतलब देखो नीचे में 100 मतलब 20 से मतलब 1/20 होता है, 1/20 होता है। अब यहाँ पर माइनस है मतलब 1 घटेगा, यानी कि 19/20 होगा। -5% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 19/20। ना हम निकालेंगे, आउट करेंगे +10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। पहले 10% का वैल्यू निकालें, तो 10% होता है 1% मतलब बटा 10 2 100, 1/10, 1/10 1/10। यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर भी प्लस, यानी कि ये हो जाएगी 11/10, 10 + 1 11/10 प्लस 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, एमएफ होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 11/10, 11/10। नाउ हम ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। ये दोनों मल्टीप्लाइंग फैक्टर का हम ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे मतलब क्या, इसका गुणा करना है, और गुणा करने पर ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल, इसका मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। ध्यान देखो गुणा करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर देखो कट्टो ऊपर नीचे कुछ भी नहीं रहा है, कट्टो ऊपर नीचे कुछ भी नहीं रहा है। मतलब क्या, ऐसा कर दो, ऊपर में हो गया 11 गुणा दी, ऊपर में हमारे पास है 19 गुणा 11, 19 गुणा 11, नीचे में है 20 गुणा 10, ऊपर में है 19 गुणा 11, नीचे में 20 गुणा 10। मतलब क्या, मतलब पहले पैसा 20 गुणा 10 था, तो बाद में 19 गुणा 11 हो गया। मतलब इसको हम एक गुणा, देखो ऊपर वाले का हम गुणा नहीं करें, इसको हम आज ही रहने देंगे, वैसा का वैसे रहने देंगे, नीचे वाले का हम गुणा करें। ये 20 गुणा 10 होता है 200, 200। मतलब पहले यूनिट में पैसा 200 था, तो बाद में 19 गुणा 11 हो गया। वापस पहले पैसा यूनिट्स में 200 था, बाद में 19 गुणा 11 यूनिट हो गया, 19 गुणा 11 हो गया, 19 गुणा 11। मतलब यहाँ पर कैसे समझना है, एग्जैक्ट कैसे समझना है, एग्जैक्ट यहाँ पर ऐसे समझना है। मतलब देखो 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 देखो, पहले 200 था, मतलब यहाँ पर 200, ये 19/20 कहाँ से है, यहाँ से है। शुरुआत हमने यहाँ से किया था, यहाँ से किया था, यहाँ से नहीं किया था, यहाँ से नहीं किया, तो यानी कि जो इनिशियल होगा वो यहाँ से होगा, मतलब बी के लिए इनिशियल निकलेगा, बी के लिए इनिशियल होगा। मतलब बी को साइकिल यूनिट्स में पढ़ा है, यूनिट्स में पढ़ा है 200 में, 200 में। मतलब ये कि ये जो ए है इसने बी को
ए देखो ये यूनिट में है, रियल में नहीं है। ए ने बी को यूनिट्स में, ए ने बी को यूनिट्स में 200 में बेचा है साइकिल को, ए ने बी को यूनिट्स में साइकिल 200 में बेचा है, रियल में नहीं, यूनिट्स में 200 में, ऐसा मतलब होगा। अब आगे ये पैसा बन गया है 19 गुणा 11, इतना यूनिट, इतना यूनिट। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, खत्म कहां पर हुआ है, 11/10 यहाँ पर हुआ है, मतलब यहाँ पर खत्म हुआ है। इसका मैं निकाला एरिया था, यानी यहाँ पर खत्म है, यहाँ पर खत्म है, यानी कि यहाँ पर 19 गुणा 11 बन जा रहा है, 19 गुणा 11 बन जा रहा है। मतलब क्या, ये 19 गुणा 11 का हमें रियल वैल्यू दिया है 10,400, इसका बनना है। ये 19 गुणा 11 यूनिट का हमें रियल वैल्यू दिया है 10,450। 19 गुणा 11 यूनिट का रियल वैल्यू दिया है 10,450। नाउ हमें निकालना है पहले, देखो ये 200 यूनिट का वैल्यू, 200 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले इसको हल करना पड़ेगा, मतलब यहां से हमें 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब क्या, ये पूरे में इस पूरे से भाग देना है, इस पूरे को इस पूरे से डिवाइड करना है, भाग चलाना है। तो भाग देना चालू करो। तो पहले हम 11 से डिवाइड करेंगे। तो पहले देखो यहाँ पर 11 9 99 होता है, आगे 5 55, 11 पंचे 55, शून्य लगा पीछे, मतलब 10,450 11 से करता है 950 बार। अब इधर 19 बचा, मतलब 19 से अब 950 में भाग देना पड़ेगा। देखो 19 पंचे होता है 95 और शून्य का शून्य पीछे में लगा, मतलब 950 में 19 से भाग देगा 50 बार 50 में। अब इधर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। मतलब क्या, 1 यूनिट का ही वैल्यू 50 है, 1 का वैल्यू 50 ना, हमें निकालना 200 यूनिट का रियल। तो उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये 50 के साथ, यानी कि 1 यूनिट के वैल्यू के साथ, विथ 1 यूनिट्स वैल्यू, विथ 1 यूनिट्स वैल्यू, विथ 1 यूनिट्स वैल्यू। देन होगा 5 दूनी 10, 3 शून्य लगा पीछे में, 5 दूनी 10, 3 शून्य लगा पीछे, यानी कि हमें मिला 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000। मतलब क्या, मतलब बी ने साइकिल रियल में 10,000 में खरीदा है, 10,000 में बचे, मतलब ए ने बी को बेचा है, ए ने बी को साइकिल रियल में बेचा है, रियल में सेल किया है 10,000 में, 10,000 में, 10,000 में, 10,000 में। तो हमें अब निकालना है, नाउ हम निकालेंगे कि ए ने कितना रुपया में साइकिल कहीं से खरीदा होगा, ए ने साइकिल कहीं से कितना रुपया में खरीदा होगा। तो देखो ए, अब शब्दों को ध्यान से सुनो, वर्ड्स को गौर से सुनो, वर्ड्स को अटेंशन से सुनिए, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, लिसन के। देखो ए ने बी को 1,000 रुपया लाख पर बेचा है साइकिल, वापस ए ने बी को साइकिल बेचा है 1,000 लाख पर, 1,000 लाख पर, मतलब 1,000 इसमें शामिल है, 1,000 इसमें शामिल है, इसमें ऐड है, इसमें आ गया है ऑलरेडी। मतलब ए ने कितने में खरीदा होगा, तो ए ने 1,000 कम में खरीदा होगा, 1,000 कम में खरीदा, मतलब क्या 9,000 में ही खरीदा। ए ने साइकिल को 9,000 में खरीदा होगा, तभी देखो 9,000 का सामान 10,000 में बेचा है, मतलब 1,000 रुपए का लाभ हुआ है। 9,000 का सामान साइकिल 10,000 में मिला, तभी 1,000 का लाभ हुआ है, मतलब ए ने 9,000 में खरीदा। नाउ हमें क्या पूछा है, हमें ये तो नहीं पूछा था, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि डी ने
सीधे डायरेक्ट वहां से साइकिल खरीदा होता जहां से ए ने खरीदा था। मीन्स डेट ए ने साइकिल 9,000 में खरीदा है। ए ने साइकिल 9,000 में खरीदा है। मतलब ये जो डी है ये साइकिल को 9,000 में ही खरीदता है। ये जो डी है ये साइकिल को 9,000 में ही खरीदता है। तो कितना बचत होता है, कितना सेविंग होता है वो निकालने को बोला है। डी 9,000 में साइकिल खरीदता है तो कितना बचत होगा, सेविंग होगा, वो निकालने को बोला है। मतलब वो साइकिल, वो डी जो है इसने साइकिल कहाँ से खरीदा है? एक्चुअल में डी ने साइकिल कहाँ से खरीदा है? डी ने एक्चुअल में साइकिल कहाँ से खरीदा है? तो डी ने एक्चुअल में साइकिल ये सी के पास से खरीदा है। सी ने डी को साइकिल बेचा है, मतलब डी ने सी के पास से खरीदा है। कितना रुपए में खरीदा है? तो सी ने बेचा ये 10,400 में, 10,450 में, इतने में साइकिल डी ने खरीदा है। जबकि ये डी सी से ना खरीदता और डायरेक्ट ए ने यहां से खरीदा है, मतलब 9,000 में खरीदता तो कितना उसे कितना रुपए बचत होता, कितने का सेविंग होता वो निकालने का बोला है। तो वो निकालने के लिए, मतलब बचत निकालने के लिए, सेविंग निकालने के लिए देखो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। 10,000 में 9,000 बढ़ाना पड़ेगा, 10,000 में इसको बढ़ाना पड़ेगा। देखो 9,000 का 1,450 यानी कि सेविंग होता डी को 1450, 1450 का, यानी कि विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। ना देखिए ए एक वस्तु, ए वन आर्टिकल बी को 20% लाभ पर बेचता है, 20% प्रॉफिट पर सेल करता है। बी इसे 15% हानि पर एट 15% लॉस सी को बेचता है, सी को सेल करता है। सी इसे 25% लाभ पर और 25% प्रॉफिट डी को बेचता है, डी को सेल करता है। यदि इफ ए और सी के लाभ के बीच का, यानी कि देखो ए और सी के लाभ के बीच का अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट्स एज एंड सीज इज 132 और बी ने रुपीस एक्स में वस्तु खरीदी, बी ने आर्टिकल को एक्स रुपया में परचेस किया है। तो एक्स का मान क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है, मतलब बी ने कितना रुपया में वस्तु को खरीदा, बी ने कितना रुपया में वस्तु खरीदा, और ये रहा ऑप्शंस। तो देखो यहाँ पर पहले देखो हमारे पास ये ए अब पहले तो यहाँ पर हम एज्यूम करें, ये मान लेंगे, मान लेंगे कि इतना में ए ने वस्तु को खरीदा है, इतना रुपया में ए ने वस्तु को परचेस किया है बाय। तो वो हम एज्यूम कैसे करेंगे? तो वो हम ऐसा वैसा एज्यूम करेंगे नहीं, हम ऐसा वैसा एज्यूम करेंगे। मतलब कैलकुलेशन इजी पड़े ऐसे हम सपोज करेंगे, कैलकुलेशन इजी पड़े ऐसे हम सपोज करेंगे। तो कैसे सपोज करेंगे? तो उसके लिए हम पहले ये तीनों परसेंटेज को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले 20%, ये होता है 20/100, 20/100 यानी 20 से 50, यानी 1/5।
1/5। आगे दूसरा प्रश्न 15%। तो 15% मतलब 15/100। 3×5 15, 20×50 होता है। 5 गए, यानी 15% का भिन्न मान फ्रैक्शन में वैल्यू 3/20 होता है। नेक्स्ट थर्ड परसेंटेज देखो 25%। ये तो हमें याद है कितना होता है, 1/4 होता है। तो भिन्न मान फ्रैक्शन में ऐसा ऐसा है, 1/5 है, 3/20 है, 1/4 है। मतलब आगे हमें एक का परचेसिंग प्राइस ऐसा एज्यूम करना है, ऐसा सपोज करना है, वो ये बट्टा वाली संख्या से बट्टे वाली संख्या कटे। ये जो बट्टा में सभी संख्या इससे कटे, ये ऑल नंबर से कट डिवाइड हो, तो वो नंबर होगा एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापर्वत्य, लघुत्तम समापर्वत्य। लेकिन वो हम लेंगे नहीं, क्यों? तो यहाँ पर एलसीएम थोड़ा छोटा निकलेगा, संख्या छोटा है क्या, वो आगे जाके दिक्कत करे क्या, दिक्कत करे क्या, वो दिक्कत करे क्या, क्यों करेगा? मतलब क्या यहाँ पर संख्या मतलब क्या, यदि हमने छोटा संख्या एज्यूम किया तो आगे जाके दिक्कत करेगा कैलकुलेट में, इसलिए हम बड़ा लेंगे, संख्या बड़ा एज्यूम करेंगे। मतलब देखो हम ये तीनों का गुणा एज्यूम करेंगे, तीनों संख्याओं का हम मल्टीप्लाई एज्यूम करेंगे। मतलब माना कि ये जो ए है, ये वस्तु को यानी कि आर्टिकल को खरीद के लाया है, ये 5 गुणा 20 गुणा 4 रुपया, 5 गुणा 20 गुणा 4 रुपया, यानी देखो 20 से 50, 100 चौक 400 रुपया में खरीद के लाया, 400 रुपीस में परचेस करके, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया मान। अब क्या होता है, अब आगे ये ए है, ये वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेचता है। तो कितना रुपये में बेचा होगा, रियल में कितना रुपये में बेचा, रियल में कितना रुपये में बेचा होगा? तो पहले यहाँ पर 400 का 20% हमें निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, लाभ निकालना पड़ेगा। तो 400 का 20%, परसेंटेज मतलब बट्टा में से यानी 2 शून्य उड़ जाएगा, 2 शून्य निकल जाएगा, यानी 40 दूनी 80, यानी कि 80 के लाभ पर बेचा, 80 के लाभ पर बेचा। मतलब बी को बेचा है ए ने 480 रुपया, ए ने बी को वस्तु बेची, आर्टिकल सेल किया है 480 रुपीस में, 480 रुपीस। आगे ये जो बी है, ये वस्तु अपने पास में रहता, वो आगे सी को बेचता है, सी को सेल करता है, किस सेल करता है? तो सी को बेचता है 15% हानि पर। देखो 15% लॉस पर, 15% लॉस पर, 15% लॉस पर। मतलब रियल में कितना रुपया में बेचा होगा, तो वो निकालने के लिए पहले यहाँ पर हमें हानि निकालना पड़ेगा, रियल में हानि निकालना पड़ेगा। मतलब क्या, हमें 480 का 15% निकालना पड़ेगा, 480 का 15% निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? तो देखो 15% मतलब देखो 15% यानी कि देखो 480 गुणा 15/100,
तीन पंचे 15 होता है, 20 ऐसा आएगा। 3 पंचे 15, 20 तीन आगे 5 5 गया, 0 0 भी गया। आगे 48 का आधा 24 होता है, 24 24 और 24 क्या कितना होता है, 24 क्या 72 होता है। यानी कि 72 रुपीज का लॉस हुआ। डी ने सी को वस्तु बेचा है 72 रुपया की हानि पर, 72 रुपया की लॉस पर, 72 रुपीज लॉस पर। मतलब कितने में बेचा है, तो 480 में से 72 माइनस करो, 480 में से 72 को माइनस करो तो हमें मिलेगा 80 72, मतलब क्या, 72 80 8, यानी कि 408 में बिक गया, 408 में बेचा। बी ने वस्तु को सी को बेचा है 408 रुपये में, 408 रुपया में। अब इसको हटाना पड़ेगा। तो अब आगे देखो, ये जो सी है ये भी वस्तु को अपने पास नहीं रखता है, सी वापस अगेन डी को वस्तु बेचता है, सेल करता है। कैसे बेचता है देखो, तो जो सी जो है डी को 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर बेचता है, 25% प्रॉफिट पर सेल करता है, 25% प्रॉफिट पर सेल करता है। मतलब रियल में प्रॉफिट कितना होगा, रियल में प्रॉफिट होगा 408 का 25%, 25% मतलब 1/4, यानी 408 का हमें 1/4 निकालना है, वही लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब 408 में हमें 4 से भाग देना है। किसे निकलेगा, तो पहले आप 408 का आधा करो तो ये होता है 200, इसका वापस आधा करो तो ये होगा 102। 2 बार आधा किया तो वो 1/4 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, 4 आउट हो जाएगा। मतलब यहां पर लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 102 रुपया का। मतलब सी ने डी को कितना रुपये, देखो वो निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ का एसपी निकालने की जरूरत नहीं, उसका कोई यूज नहीं है। केवल यहाँ पर हमें लाभ ही निकालना है, आगे जाना नहीं, आगे निकालने की जरूरत नहीं। यहाँ पर एसपी निकालना जरूरी नहीं, लाभ ही निकालना है ओनली, इसका इस्तेमाल है, आगे कुछ निकालने की जरूरत नहीं, बस इतना ही निकालना है। तो लाभ यहाँ पर 102 का निकला है। अब क्वेश्चन पर आओ, यहाँ पर बोला है कि ए और सी के लाभ के बीच का अंतर 132, ये रियल में लाभ के बीच का डिफरेंस है, 132 रियल लाभ के बीच का अंतर है, डिफरेंस। तो पहले हम यहाँ से यूनिट्स में निकालेंगे, इकाई में निकालेंगे, यूनिट्स में निकालेंगे, इकाई में निकालेंगे। तो यहाँ पर कौन है, ए और सी है, तो ए को कितना लाभ हुआ है, ए को लाभ हुआ है 80 का। देखो ए ने बी को वस्तु 80 के लाभ पर बेचा है, मतलब एक का लाभ कितना है 80, 80। दूसरा कौन है, सी का लाभ, सी को कितना लाभ हुआ है, तो सी ने वस्तु डी को बेचा है कितना लाभ पर, 102 लाभ पर, 102 लाभ पर। अब इसका हमें डिफरेंस निकालना है, तो वो निकलेगा यूनिट्स में डिफरेंस, यूनिट्स में डिफरेंस, लाभ का यूनिट्स में डिफरेंस। डिफरेंस मतलब बिग माइनस स्मॉल, बिग माइनस स्मॉल, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। तो
102 में से 80 घटा तो हमारे पास बचेगा वी हैव रिमेन्स 20 और ये 22 बचे 22, यानी कि यूनिट्स में डिफरेंस लाभ का 22 है 22, जबकि रियल में कितना, रियल में है 132 132। आगे हमें क्या पूछा है, तो हमें पूछा है कि बी ने रुपया एक्स में वस्तु खरीदी, तो एक्स का मान क्या है, मतलब बी ने वस्तु को कितना रुपया में खरीदा है वो निकालना है। बी ने वस्तु कितना रुपये में खरीदा है वो निकाले, मतलब ए ने बी को वस्तु कितना रुपये में बेचा है वो निकाले। तो ए ने बी को बेचा 480 में, मतलब बी का सीपी कितने 480, मतलब हमें 480 यूनिट का वैल्यू निकालना है। देखो ये 480 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो पहले इसको हल करना पड़ेगा, मतलब हमें 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब क्या हमें 132 में 22 से भाग देना पड़ेगा। क्या देखो 22 पंच 110 होता है, 110 में वापस में 22 को जोड़ा तो ये होगा 20 30 32, यानी 6 गुना 6 टाइम्स, ये जो 132 है ये 22 का 6 गुना 6 टाइम्स है, मतलब 1 का वैल्यू 6 है, 1 का वैल्यू 6 है, 1 का वैल्यू 6 है, यानी यदि हमें 480 का वैल्यू निकालना तो उसके लिए 480 को 1 की वैल्यू के साथ 1 की वैल्यू के साथ, यानी कि ये 6 के साथ मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाइंग विद 6 करना, ये मल्टीप्लाइंग विद 6 करना है, मतलब 400 गुणा 6 480 गुणा 6 करना है, वही हमारा उत्तर होगा, मतलब वही 480 का वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पर हम पूरा गुणा करेंगे नहीं, पूरा कैलकुलेट करेंगे बिकॉज यहाँ पर पेपर सेटर ने काम यहाँ पर आसान कर दिया है, मतलब जानबूझ के सरल ही यहाँ पर ओनली हमें यूनिट डिजिट को ही देखना पड़ेगा। यूनिट यदि हमने केवल इकाई के अंक को ही देखा, यूनिट डिजिट को ही देखा, यूनिट के डिजिट को ही देखा, ओनली हमने यूनिट डिजिट निकाला तो भी हमारे आंसर पता चले, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर 480 गुणा 6 करना है, यहाँ पर एंड में 6, मतलब एंड में 0 तो आएगा ही आएगा, एंड में 0 आएगा ही, सभी में कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे पहले क्या आएगा, तो पहले आप अंतिम अंक को देखो, 480 में एंडिंग डिजिट कौन है, ये 8, 0 को नहीं देखना, 8 है ये 8 ये। अब 6 में खुद 6 यूनिट डिजिट इकाई का अंक है, मतलब हमें केवल 8 और 6 का गुणा करना था, 8 से कितना होता है 48 होता है, 48 होता है। अब इसमें भी हमें ओनली यूनिट डिजिट देखना है, इकाई का अंक देखना है, इसमें क्या आता है 8 आता है, मतलब 0 से पहले 8 आएगा, 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 एक ही ऑप्शन में 0 से पहले 8 है, मतलब यही हमारा उत्तर, यानी क्या 480 यूनिट का रियल वैल्यू होगा 2880, मतलब बी ने ऐसे वस्तु खरीदा है इतना रुपया में, तो ऐसे समझना है। नेक्स्ट देखिए, ₹15,000 मूल्य, रुपया 15,000 वर्थ की प्राइस एक वस्तु, वन आइटम ए द्वारा बाई ए बी को ऑफ बी 5% लाभ पर बेची, 5% प्रॉफिट पर सेल की, बी ने इसे 2% हानि पर 2% लॉस पर ए को वापस बेच अगेन ए को अगेन सेल कर रिटर्न कर दिया। तो पूछा है पूरे लेन देन में,
यानी कि एंटायर ट्रांजैक्शन में, दैट इज हर ट्रांजैक्शन में एक का लाभ या फिर हानि, यानी कि लॉस या फिर गेन का परसेंट के प्रतिशत, और ये रहा ऑप्शन विकल्प। तो देखो यहाँ पर मेन बात, देखो यहाँ पर हमें ओनली लाभ या फिर हानि का परसेंटेज ही निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अब परसेंटेज एक तरह का रेशो ही होता है, परसेंटेज एक तरह का रेशो ही होता है, मतलब वो एक तरह का स्मॉलेस्ट वैल्यू ही होता है, लघुत्तम मान ही होता है। इसलिए हम इसको ही लेंगे तब हमारा पैसा होगा, ऐसा जरूरी इसका यूज करेंगे तभी हमारा आंसर निकलेगा, जरूरी नहीं। मतलब यहाँ पर हम सिंपल संख्या भी ले सकते हैं, तो हम क्या लेंगे, हम सिंपल संख्या 100 लेंगे, 100 लेंगे। मतलब हमने मान लिया, एज्यूम किया कि जो ए है ये वस्तु को यानी कि सब्सटेंस को 100 रुपया में खरीद के, पदार्थ को 100 रुपया में खरीद के 100 रुपीज में परचेस करके, और आगे क्या होता है, ये जो ए बी को वस्तु बेचता है, सेल करता है, किसे बेचता है, 5% लाभ पर बेचता है, 5% लाभ पर बेचता है, 5% प्रॉफिट पर सेल करता है। तो रियल में लाभ कितना है, मतलब 100 का 5% कितना है, तो 100 का 5, देखो 100 का 5%, तो परसेंट मतलब बट्टा में 100 उड़ जाएगा, यानी 5 ही लाख, 5 के लाभ पर 5 के प्रॉफिट पर बेचा है। ए ने बी को वस्तु बेचा है 5 के लाभ पर, मतलब कितने में बेचा होगा, तो बेचा होगा 105 रुपया, 105 रुपीज, 105 रुपीज में। अब आगे क्या होता है, तो अब आगे ये भी इसी वस्तु को रिटर्न भेजता है, एक को भेजेगा, वापस बी वस्तु अपने पास नहीं रहती, ये उसी वस्तु को वापस ए को बेचता है, बी वापस ए को वस्तु बेचता है, कैसे बेचता है, तो अब ये बी बेचता है वापस ए को 2% हानि, 2% लॉस पर बेचता है, 2% लॉस पर बेचता है, मतलब रियल में लॉस निकालना पड़ेगा, एक्चुअल में हमें हानि निकालना, मतलब क्या, मतलब हमें 105 का 2% निकालना, 105 का 2% निकालना, वो हानि होगा, लॉस होगा, हानि होगा, लॉस होगा, इसको हल करो। तो यहाँ पर 105 दूनी हो, देखो 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 यहाँ पर कट्टा है, देखो यहाँ पर 100 कट्टा है 2 से, लेकिन काटो मत, सीधा गुणा करो और 100 से भाग दो, मतलब ऐसे करने पर ओनली डेसिमल ही लगाना पड़ेगा, वो सरल पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो 50 से आपने काटा तो थोड़ा हार्ड पड़ेगा, लेकिन आप काटो मत, डायरेक्ट गुणा करो और 100 से भागो, मतलब डेसिमल ही लगाना पड़ेगा, ओनली हमें डेसिमल ही लगाना रहेगा, ओनली डेसिमल साइन ही लगाना रहेगा। मतलब क्या, 105 गुणा 2 करो, दुगना ट्वाइस कितना होता है 105 का, ये होता है 210, 1 का दुगना मतलब 100 का दुगना तो यानी 200, और 0 पाएंगे 5 का दुगना 10 पाएंगे 210 मिलेगा। अब 100 से भाग देना है, मतलब 2 अंकों के बाद डेसिमल साइन लगेगा, दशमलव का चिन्ह लगेगा, मतलब ये पहला अंक दूसरा है, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, यानी कि यहाँ पर डेसिमल साइन लगेगा, यानी कि हमें 2.10 मिले, 2.10 मिलेगा, 2.10 मिलेगा। अब जो एंड में 0 इसको लिखो न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब क्या, ये रियल में 2.1 का हानि हुआ है, वास्तव में 2.1 रुपया का लॉस हुआ है, मतलब कितना में बेचा होगा, तो इतना रुपया कम में बेचा होगा, इतना लेस में सेल किया, इतना घटाओ,
105 में से 2.1 को माइनस करो। कैसे करोगे? तो पहले 105 में से हमने 2 को घटाया था, हमारे पास बचेगा 103, लेकिन हमें 0.1 को भी अल्सो माइनस करना है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या? एक आई से लिखना पड़ेगा। मतलब 103 को हमने वापस लिखा 102 प्लस, यानी अब ये एक में से हम 0.1 को घटाएंगे, मतलब 0.1 को घटाएंगे, देन हमारे पास बचेगा 0.9, ये बचेगा, और 102 है, मतलब हमें मिलेगा 102, कितना मिलेगा? देखो 102.9 मिलेगा, 102.9 मिलेगा, 102.9 मिलेगा, 102.9 मिलेगा, 102.9 मिलेगा। मतलब बी ने वापस ए को वस्तु बेचा है 102.9 रुपया में, 102.9 रुपया में। तो अब हमें क्या निकालना? तो हमें पूछा है कि ए को क्या हुआ है, ओवरऑल ए को क्या हुआ है, ए को ओवरऑल क्या हुआ है, लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है, लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है, और उसका पर्सन में आंसर निकालें। ऑल्सो पर्सन में आंसर निकालें। कैसे निकलेगा? हाउ टू आउट, ये कैसे आउट होगा? तो यहां पर ये जो ए है, ये वस्तु को खरीद के लाया था 100 रुपया में, अब वापस यही वस्तु बी ने ए को बेचा है 102.9 रुपये। देखो शब्दों को ध्यान से सुनना, ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब क्या? वापस सुनो, ए वस्तु को 100 में खरीद के लाया था, सेम वस्तु बी ने वापस ए को बेचे 102.9 रुपया है, यानी कि ए को लॉस हुआ है, हानि हुई। कितने रुपये का? 102.9 माइनस 100 रुपये का लॉस हुआ है। 102.9 माइनस 100 रुपया कितना लॉस हुआ? कितना हुआ है? घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, 100 गया, मतलब 2.9 रुपये का लॉस हुआ है। ए को 2.9 रुपये का लॉस हुआ है, हानि हुआ है। लेकिन ये क्या सही है? ना, ये सही आंसर ये सुनो, ये सही उत्तर क्यों? तो इसका रीजन ये भी है, देखो यहाँ पर ए ने ऑलरेडी 20 से 5 का लाभ भी कमा लिया है। ए ने पहले बी को 5 रुपया लाभ पर वस्तु को बेच दिया था। ए ने बी को पहले इनिशियली 5 रुपया लाभ पर वस्तु बेचा, मतलब ए के जेब में 5 रुपया ऑलरेडी एक्स्ट्रा लाभ का है। मतलब एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा? तो एक्चुअल रिजल्ट होगा 5 माइनस 2.9, मतलब कि ये 5 ऑलरेडी था इसके जेब में लाभ का, अब उसमें से देखो मतलब कि हाँ, अब कितना हानि हुआ है? अब 2.9 का हानि हुआ है। 5 रुपया जेब में एक्स्ट्रा लाभ का था ए के पास, अब उसे नुकसान हुआ कितने का? 2.9 रुपये का। मतलब 5 में से 2.9 को घटाना है, जो निकला वो ही एक्चुअल रिजल्ट होगा, सही रिजल्ट होगा। तो 5 में से हमें 2.9 को घटाना है, कितना मिलेगा? 5 में से 2 घटाया, हमें मिला 3। लेकिन यहां पर हमें 0.9 को भी माइनस करना है, 0.9 को भी माइनस करना है, तो कैसे घटेगा? तो सिंपल, 3 को ब्रेक कर 2 + 1, अब 1 में से 0.9 को माइनस करो, 0.9 को घटाओ, तो 1 में से 0.9 गया, हमारे पास बचेगा 0.1, और ये 2 ही है, तो 2 तो था ही, मतलब हमें मिलेगा 2.1, और चिन्ह प्लस का है, कुछ नहीं, मतलब प्लस में रिजल्ट निकला है। मतलब क्या? मतलब है कि ए को ओवरऑल 2.1 रुपये का लाभ हुआ, ए को ओवरऑल 2.1 का लाभ हुआ है, 2.1 रुपये का लाभ हुआ है, 2.1 रुपये का लाभ हुआ है, इतना रुपये का लाभ हुआ है। लेकिन हमें तो आंसर
परसेंट में निकालना है, प्रेजेंट में निकालना, कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर देखो ये भी सरल, ये भी कोई हार्ड नहीं है। तो देखो आगे यहाँ पर ये 2.1 रुपये का लाभ हुआ। अब हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए नीचे में कुछ लिखना होता है, मतलब नीचे में बेस लिखना होता है, पाया लिखना होता है, आधा लिखना होता है। मतलब क्या, 2.1 का हमें लाभ तो हुआ है, पर कितना रुपया पर हुआ है, कितना रुपया पर, हाउ मच प्राइस पर। तो ये 2.1 रुपये का लाभ हुआ है हमें, ये 100 रुपया पर। इनिशियल प्राइस ये हमने 100 माना था, इन्हें 100 रुपये में खरीदा था, ये 100 को लिखना है, 100 नीचे में आएगा। 100 पर हमें 2.1 रुपये का लाभ हुआ है। मतलब क्या, 100 में हम 2.1 जोड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं देखना है, ये समझाना थोड़ा कठिन पड़ेगा, ऐसा नहीं देखना है। मतलब क्या, नीचे में 100 आएगा, इनिशियल प्राइस आएगा, 100 रुपया पर हमें 2.1 रुपये का लाभ हुआ, 2.1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ये समझना है। अब हमें परसेंट में आंसर निकालना, इसलिए आप सभी पता है इंटू 100% तो करना ही पड़ता है। सोल्व किया, जो निकला वही हमारा उत्तर है। तो सिंपल बात है, 100 जानेंगे जितना रुपया में लाभ था वही परसेंट में, जितना लाभ हुआ था पैसा में, मतलब जितना रुपया था वही परसेंट में होगा, जितना रुपये में था वही परसेंट में होगा, क्योंकि 100 कट जाता है इसका ये। यानी कि ये जो ए है इसको ओवरऑल यानी कि फुल 2.1%, 2.1%, देखो 2.1% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ। यानी ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प ये। मतलब क्या, यहाँ पर पहले ही आप ऑप्शन को उड़ा सकते थे। देखो हानि वाला तो आंसर आने वाला ही नहीं था, हानि वाला तो आंसर होगा ही नहीं, ये दोनों में से कोई एक आने वाला था। तो ये भी आप एडवांस में पता कर सकते थे। तो ऐसा समझना है। थैंक यू।